नमस्कार। हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में अंदाजे लगाते हैं ना। मतलब कुछ देखकर किसी अनदेखी चीज के होने का नतीजा निकालते हैं। जैसे मान लीजिए गीली सड़क देखी और सोचा बारिश हुई होगी। हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस अंदाजे या जिसे हम अनुमान कह रहे हैं, इसके पीछे भी कोई सिस्टमैटिक तरीका, कोई लॉजिक हो सकता है? जरूर हो सकता है। और भारतीय दर्शन में, खासकर न्याय परंपरा में, इस पर बहुत गहराई से विचार हुआ है। हाँ, तो आज हम इसी अनुमान की बारीकियों को समझने वाले हैं न्याय दर्शन के नजरिए से, और हम न्याय सिद्धांत मुक्तावली नाम के ग्रंथ को आधार बना रहे हैं। बिल्कुल। न्याय दर्शन में देखिए, ज्ञान पाने के कई साधन माने गए हैं। प्रत्यक्ष यानी जो हम सीधे देखते सुनते हैं, वो तो है ही, लेकिन उसके ठीक बाद अनुमान का नंबर आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा। और ये सिर्फ कोई तुक्का मारना नहीं है। जैसा आपने कहा, मुक्तावली हमें दिखाती है कि कैसे न्याय दर्शन में अनुमान को एक बहुत ही कठोर, एक लॉजिकल प्रक्रिया के रूप में देखा, ताकि हम भरोसेमंद ज्ञान तक पहुंच सकें। तो आज हम इसी प्रक्रिया को थोड़ा खंगालेंगे। बढ़िया। तो फिर चलिए शुरू करते हैं सबसे मशहूर वाले उदाहरण से, है ना। पहाड़ पर धुआं देखा और अंदाजा लगाया कि भाई वहां आग होगी। हाँ, ये क्लासिक उदाहरण है। तो मुक्तावली के हिसाब से ये ज्ञान, ये नतीजा, ये पैदा कैसे होता है? आपने कहा एक प्रक्रिया है, इसमें परामर्श नाम की कोई चीज है जो मुख्य है। हाँ बिल्कुल। परामर्श को ही अनुमान का करण यानी खास साधन माना गया है। अब इस उदाहरण में देखिए, पहाड़ क्या है? पहाड़ है पक्ष। पक्ष मतलब वो जगह जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सही, जिसके बारे में अनुमान लगाया जा रहा है। और आग, जिसका हम अनुमान लगा रहे हैं, वो हुई साध्य। ठीक है, साध्य यानी जिसे सिद्ध करना है। हाँ, और धुआं, जिसे देखकर हम ये सब सोच रहे हैं, वो है हेतु, या उसे लिंग भी कहते हैं। हाँ, एक तरह से कारण या निशान कह सकते हैं। अब यहाँ जो मजेदार बात है वो है परामर्श की बनावट, उसका स्ट्रक्चर। परामर्श का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने पहाड़ पर धुआं देख लिया, नहीं। अच्छा, तो फिर क्या है? परामर्श का मतलब है ये जानना कि पहाड़ पर वैसा धुआं है जो हमेशा आग के साथ ही पाया जाता है। संस्कृत में कहते हैं वह्नि व्याप्य धूमवान पर्वतः। ओह, ये तो काफी स्पेसिफिक है। वैसा धुआं जो हमेशा आग के साथ होता है। बिल्कुल। और इस ज्ञान के बनने के लिए दो चीजें सबसे जरूरी हैं। पहली है व्याप्ति। व्याप्ति, ये शब्द मैंने सुना है। ये थोड़ा भारी लगता है। इसका मतलब क्या है? जैसे रसोई में भी तो धुआं और आग साथ दिखते हैं। हाँ, आपका सोचना सही दिशा में है, पर व्याप्ति उससे कहीं ज्यादा पक्की चीज है। व्याप्ति का मतलब है हेतु यानी धुएं और साध्य यानी आग के बीच एक अटूट, एक यूनिवर्सल नियम वाला संबंध। ये सिर्फ अक्सर साथ दिखना नहीं है, ये है कि जहां जहां हेतु होगा वहां वहां साध्य होगा ही होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं। अच्छा। जैसे न्याय का प्रसिद्ध सूत्र है, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वह्नि। जहां जहां धुआं वहां वहां आग। ये संबंध बार बार के अनुभव से और तर्क से पक्का होता है कि इसमें कोई अपवाद नहीं है। समझ गई। तो व्याप्ति मतलब धुएं और आग का एकदम पक्का वाला, नियम वाला साथ। और दूसरी चीज आपने कही थी पक्षधर्मता। हाँ, पक्षधर्मता, इसका मतलब सीधा है उस हेतु का, यानी हमारे उदाहरण में धुएं का, पक्ष पर यानी पहाड़ पर मौजूद होना, उसका वहां होना जरूरी है। ओके। तो जब हमें व्याप्ति का ज्ञान होता है कि भाई धुएं और आग का तो अटूट संबंध है, और साथ ही पक्षधर्मता का भी ज्ञान होता है कि हाँ, वो वाला धुआं पहाड़ पर मौजूद है, इन दोनों के मिलने से जो एक कंबाइंड ज्ञान बनता है ना, उसे ही कहते हैं परामर्श। अच्छा। और इसी परामर्श से फिर फाइनली अनुमिति यानी पहाड़ पर आग के होने का पक्का अनुमान वाला ज्ञान पैदा होता है। वाह, मतलब ये पूरी एक चेन है। सिर्फ धुआं देखना काफी नहीं, ये जानना कि ये वही धुआं है जिसका आग से पक्का कनेक्शन है, और ये धुआं पहाड़ पे है, तब जाकर आग का अनुमान पक्का होता है। बिल्कुल। ये तो सोचने की प्रक्रिया का कितना गहरा विश्लेषण है। मतलब न्याय दर्शन ने वाकई अनुमान को एक साइंटिफिक बेसिस दिया। हाँ, यही इसकी खूबी है। लेकिन एक सवाल मन में आ रहा है, क्या इस प्रोसेस में कभी गलती नहीं हो सकती? मतलब क्या हर बार धुआं देखकर आग का अनुमान सही ही निकलेगा? कभी कभी धुआं तो बिना आग के भी हो सकता है ना, जैसे कोहरा या कुछ और। बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब है नहीं, हमेशा सही नहीं होगा। बिल्कुल गलतियां हो सकती हैं, और न्याय दर्शन इस बारे में बहुत सावधान है। अगर हेतु में ही कोई गड़बड़ी हो, मतलब जो कारण या निशान हम देख रहे हैं उसी में कोई खोट हो,
तो अनुमान गलत हो जाएगा। अच्छा, इन गड़बड़ियों को, इन खामियों को न्याय में कहते हैं हेत्वाभास। हेत्वाभास। हाँ, हेतु का आभास यानी वो चीज जो हेतु जैसी दिखती तो है पर असल में सही हेतु है नहीं। फैलेसी ऑफ रीजन कह सकते हैं। और मुक्तावली में कई तरह के हेत्वाभासों का जिक्र है। हेत्वाभास मतलब लॉजिक में होने वाली गलतियां। क्या आप कोई उदाहरण दे सकते हैं? जैसे आपने अभी कोहरे की बात की। जरूर। एक बहुत कॉमन हेत्वाभास है सव्य विचार या अनेकांतिक। इसका मतलब है जब हेतु का साध्य के साथ कोई निश्चित संबंध ना हो। वो कभी साध्य के साथ होता है, कभी नहीं भी होता। जैसे मान लीजिए कोई कहे, देखो उस जानवर के सींग हैं, इसलिए वो गाय होनी चाहिए। हाँ, यहाँ सींग वाला होना हेतु है और गाय होना साध्य। लेकिन क्या ये अनुमान सही है? नहीं, सींग तो भैंस के भी होते हैं, बैल के भी, बकरी के भी। बिल्कुल। तो यहाँ हेतु सींग का साध्य गाय के साथ वो अटूट वाला संबंध, वो व्याप्ति नहीं है। हेतु साध्य के बिना भी पाया जा रहा है भैंस बकरी में, तो ये हेतु सव्यभिचार दोष से युक्त है, वो भरोसे लायक नहीं है। समझ गई। यानी हेतु ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ साध्य के साथ ही मिले, या कम से कम जहां साध्य ना हो वहां तो कतई ना मिले। कोई और उदाहरण है हेत्वाभास का? हाँ, एक और है विरुद्ध हेत्वाभास। इसमें तो हेतु इतना गड़बड़ होता है कि वो साध्य को साबित करने के बजाय उसके उल्टे को, यानी साध्य के ना होने को साबित करने लगता है। अरे, उल्टा ही पड़ जाता है। हाँ, जैसे मान लीजिए कोई कहे शब्द जो है वो नित्य है, हमेशा रहने वाला है, क्योंकि वो उत्पन्न होता है, उसे बनाया जाता है। अब देखिए, जो चीज उत्पन्न होती है, बनाई जाती है, वो तो अनित्य होती है, नष्ट होने वाली होती है ना? हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ हेतु उत्पन्न होना असल में साध्य नित्य होना के बिल्कुल विरुद्ध यानी अनित्य होने को सिद्ध कर रहा है। तो ये विरुद्ध हेत्वाभास हो गया। अच्छा, ये तो बड़ा दिलचस्प है। मतलब हमें सिर्फ हेतु देखना नहीं, ये भी देखना है कि वो सही तरह का हेतु है या नहीं, उसमें कोई हेत्वाभास तो नहीं। एग्जैक्टली। इन हेत्वाभासों को पहचानना सही तरीके से सोचने और सही नतीजे पर पहुंचने के लिए बहुत जरूरी है। ये तो सचमुच कमाल है। ये बातें सिर्फ पुरानी किताबों या फिलॉसफी के छात्रों के लिए नहीं है, हम सबके लिए अपनी रोज की जिंदगी में भी कितनी काम की हैं ये समझने से हम ज्यादा ध्यान से सोच सकते हैं कि कब हमारा कोई नतीजा, कोई विश्वास किसी ठोस आधार पर है और कब हम बस किसी धोखे में हैं या किसी गलत तर्क का शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। न्याय दर्शन का ये जो विश्लेषण है, ये हमें सोचने में एक स्पष्टता, एक क्लैरिटी देता है। लेकिन यहाँ एक और जरा गहरा सवाल भी उठता है, और इस पर न्यायिकों ने यानी न्याय के विद्वानों ने खुद भी खूब विचार किया है। क्या सवाल है? सवाल ये है कि हम व्याप्ति के बारे में, यानी दो चीजों के बीच उस यूनिवर्सल अटूट संबंध के बारे में पूरी तरह से 100% निश्चित कैसे हो सकते हैं? आखिर हमारा अनुभव तो हमेशा लिमिटेड ही होता है ना। हमने दुनिया के सारे धुएं और आग के सारे उदाहरण तो नहीं देखे हैं। हाँ, ये तो है। क्या कहीं कोई अनदेखा अपवाद, कोई एक्सेप्शन मौजूद होने की संभावना हमेशा बनी नहीं रहती? ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि हमारे सीमित अनुभव से निकला निष्कर्ष क्या वाकई हमेशा हर जगह सच माना जा सकता है? और यही सवाल हमें अनुमान से मिलने वाले ज्ञान की सर्टिनिटी, उसकी निश्चितता की सीमाओं पर और गहराई से सोचने को मजबूर करता है। ये दिखाता है कि ज्ञान की जो खोज है ना, वो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। उसमें सवालों और चुनौतियों की गुंजाइश हमेशा रहती है। बिल्कुल, एक ऐसा सवाल जिसके बारे में श्रोता भी सोच सकते हैं। आज की चर्चा बहुत ही ज्ञानवर्धक रही। धन्यवाद। धन्यवाद।